कहाँ तक हुआ था बताइए। राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति 27 नंबर में पड़ेगा। ये अभी बाकी है, हाँ एक भी नहीं हुआ है इसमें। हम्म, हाँ, हो गया हो गया क्या? पाल वंश हो गया था, सेन वंश हो गया था, कश्मीर का राजवंश, तो पढ़ना था मैं राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। तो राजपूत राजवंश 3-4 गो है, उसमें फर्स्ट हमारा है गुर्जर प्रतिहार वंश। फर्स्ट क्या है? गुर्जर प्रतिहार, दिखाई दे रहा ना? गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ना है ये हमें। इसके संस्थापक जो हो जाएंगे, कौन हो जाएगा? नागभट्ट प्रथम। लेकिन इसके संस्थापक की बात की जाए तो हरिश्चंद्र था, ठीक ना, याद रखिएगा। इसमें अगर दिया है तो संस्थापक लिख लीजिए, क्या दिया है? नागभट्ट फर्स्ट। लेकिन पहले की बात की जाए तो हरिश्चंद्र, याद रखिए एक नाम। अगर आगे की क्लास के लिए आप बड़े एग्जाम में जाएंगे तो नाम आएगा हमारा हरिश्चंद्र। ये संस्थापक नहीं था, ये संस्थापक टाइप का था, लेकिन दूसरे के कंट्रोल में था। ये पढ़े थे ना, जैसे श्रीगुप्त हो गया, बहुत सा जितने भी वंश पढ़ते हैं किसी कंट्रोल में होता है, वास्तविक संस्थापक कोई और होता है। तो ये कौन होता है? हरिश्चंद्र। और एक वास्तविक संस्थापक की बात की जाती है तो वस्त्रराज एक हो जाता है। बोलेगा कि वास्तविक संस्थापक कौन था, ये सब लूसेंट में नहीं दिया है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वास्तविक संस्थापक की बात आएगी तो क्या बोलिएगा? वत्सराज। क्या बोलना है? वत्सराज। लेकिन वत्सराज दूसरा राजा होगा, चल रहा है गुर्जर प्रतिहार वंश। तो गुर्जर प्रतिहार, तो गुर्जर प्रतिहार वंश से ये भाग लिया होगा त्रिपक्षीय। हाँ, तो गुर्जर प्रतिहार वंश की ओर से ये होगा। जिसे पाल वंश में धर्मपाल भाग लिया था। तो संस्थापक बोला जाएगा लूसेंट के हिसाब से। ऐसे नॉर्मल वनडे एग्जाम में आएगा, ग्रुप डी जैसे ये हो गया, रेलवे हो गया, बिहार पुलिस, ये सब में आएगा तो संस्थापक हमारे नाम है क्या? नागभट्ट प्रथम। लेकिन बड़े बड़े एग्जामों में जब आएगा तो स्टार्टिंग किया था हरिश्चंद्र, अब वास्तविक बोल देगा तो वत्सराज, ठीक है। और अब आगे हम देखें तो इसके बहुत सारे इसमें शासक हैं, जैसे नागभट्ट सेकेंड। नागभट्ट प्रथम के बाद कौन आता है? नागभट्ट सेकेंड। फिर इसके बाद गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट का शासक था, इसको हराया था। तो नागभट्ट प्रथम होता है, फिर एक शासक आता है हमारा नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट सेकेंड। ये जो था गोविंद तृतीय को हराया था। किसको हराया था? क्या? अच्छा, गोविंद 3 जो था ये हराया था किसको? नागभट्ट सेकेंड को। और गोविंद 3 जो था किसका था? राष्ट्रकूट वंश का। किस वंश से ये रिलेटेड है? राष्ट्रकूट वंश से। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा? दंती दुर्ग, ठीक है। ये संस्थापक थे दंती दुर्ग। प्रतिहार वंश को सबसे शक्तिशाली की बात की जाए कि राजा कौन था, तो मिहिर भोज। क्या बोलेगा? शक्तिशाली। शक्तिशाली राजा की जब बात होगी तो बताइएगा मिहिर भोज। क्या बोलिएगा? मिहिर भोज, ठीक है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? मिहिर भोज। चोल राजवंश में तीनों को बताते रहे। चोल राजवंश के शक्तिशाली राजा
भारत था पे एक था मिलर जीव एक था मिलर जीव चेर के चेर चोल पाइंदा भूला गया बस चेर के सेन 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 गुटवान चोल के रहे कस पर काल कस नेंदू जलियन पांडव के रहे चुल के काला कारी काल पिछवा से याद करो जा। ठीक है, इतना तक हो गया हमारा। तो कौन था ये शक्तिशाली राजा? मिहिर भोज, ठीक ना। और राष्ट्रकूट वंश के जो था, मतलब गुर्जर प्रतिहार का राष्ट्रकूट का, देखो त्रिपक्षीय युद्ध बतले रहे ना, त्रिपक्षीय युद्ध, पक्षीय युद्ध, त्रिपक्षीय युद्ध जो था ये चल रहा था किसके किसके बीच? राष्ट्रकूट वंश हो गया हमारा, फिर हमारा पाल हो गया, और थर्ड हो गया हमारा गुर्जर प्रतिहार। तो उस समय भारत में ये तीन जो थी शक्तियाँ, तीन वंश जो थे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे और एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे ये लोग, तो इसको त्रिपक्षीय युद्ध नाम दिया गया। तो इसमें जो था मिहिर भोज जो था वह कृष्ण द्वितीय कह रहा था। किसको? कृष्ण द्वितीय को। द्वितीय तृतीय में याद रखिएगा, कृष्ण द्वितीय का रहा था। और किस वंश से ये था? तो सेम, कौन से वंश? कौन से? राष्ट्रकूट वंश। कृष्ण द्वितीय किससे था? राष्ट्रकूट वंश से। बताया ना त्रिपक्षीय युद्ध मतलब युद्ध हो रहा है इन तीनों के बीच में साहब। और शक्तिशाली बोला जाए तो कौन? मिहिर भोज। कौन हो जाएगा? मिहिर भोज। और बोला जाएगा कि कनौज को अपनी राजधानी किसने बनाई थी? तो कनौज को अपनी राजधानी किसने बनाया था? मिहिर भोज। कनौज पर अधिकार किया था, कनौज पर अधिकार करके उसकी राजधानी जो था कहाँ बनाया था? कनौज। कौन? मिहिर भोज। यह विष्णु का क्या था? भक्त था, ठीक है। और इन्हीं के समान में एक उपाधि धारण किया था। मिहिर भोज क्या करता है? एक उपाधि धारण करता है। कौन सा? आदि वराह। आदि वराह का क्या करता है? ये उपाधि धारण करता है। एक वो और उपाधि धारण किया था आदि वराह के ना। तो ये उपाधि जो होता है मिहिर भोज क्या करता है? आदि वराह का धारण करता है, क्योंकि विष्णु जी का भक्त था। एक नाम जो है, एक शासक होता है महेंद्रपाल। कौन होता है? महेंद्रपाल। और महेंद्रपाल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके दरबार में जो एक राज कवि रहता था, उस राज कवि का नाम था राजशेखर। क्या नाम था? राजशेखर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। महेंद्रपाल के दरबार में कौन सा राजकवि? राजशेखर। क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि इसने कुछ बुक लिखा था। कौन कौन सा बुक? तो एक बुक जो है कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस बुक है इनका एक। फिर काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा हो जाएगी। फिर भुवन कोश हो जाएगा, भुवन कोश। फिर बाल रामायण। चार को बुक याद रखिएगा, इल्यूशन में नहीं दिया है, एक्स्ट्रा कुछ फैक्ट है उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है। अब भेजा देखा कि वो टिप टेप करे बड़ा। तो
महेंद्र पाल के दरबार में कौन राज कवि? राजशेखर। कवि मंजरी, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, भुवन कोश और बाल रामायण किसने लिखा था? राजशेखर। किसके दरबार में रहता था? महेंद्र पाल के। महेंद्र पाल किस वंश से संबंधित है? तो पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश। और ये राजपूत शासक थे सभी, ठीक ना। अभी राजपूत शासकों के बारे में पढ़ाई हो रही है, सभी जो भी राजा दिखाई देगा राजपूत। इस वंश का, इसके बाद महेंद्र पाल के बाद एक और नाम याद रखिएगा, महिपाल। क्या नाम याद रखिएगा? ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट है, ठीक ना। महिपाल रिवोल्यूशन में नहीं दिया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट है दिमाग में। अल मसूदी नाम सुने होंगे आप लोग। अल मसूदी किसके दरबार में आया था? तो महिपाल के दरबार में आया था। कब आया था? 915। ये बगदाद का था। कहाँ का था? इराक की राजधानी बगदाद। और कौन आया था? अल मसूदी। किसके दरबार में आया था? महिपाल के। महिपाल किस वंश से संबंधित है? गुर्जर प्रतिहार वंश। किस शासक के बाद आता है? तो महेंद्र पाल के बाद आता है महिपाल। और एक और था महेंद्र वर्मन प्रथम। किस वंश में? पहलव वंश में आया। महेंद्र वर्मन प्रथम को कोई हराया था कि ये किसको हराया था? पुलकेशिन द्वितीय को। पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था किसको? महेंद्र वर्मन प्रथम को, और इसके उत्तरी भाग पर अधिकार किया था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। तो इस वंश का अंतिम राजा बोला जाएगा, अंतिम शासक तो यशपाल। लास्ट शासक कौन हो जाएगा हमारा? यशपाल। यशपाल जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? अंतिम शासक हो जाएगा। दिल्ली नगर की स्थापना की बात की जाए, किसने किया था? नाम याद रखिए क्योंकि लोहा फैक्ट्री में जाना है। तो तोमर नरेश अनंगपाल। तोमर के राजपूत शासक कौन थे? अनंगपाल। अनंगपाल, आनंद नहीं, अनंगपाल ने किया था दिल्ली नगर की स्थापना। याद रखिए, बस इतना ही है किसमें? गुर्जर प्रतिहार वंश में। एक बार अच्छी तरीके से फिर से देख लेते हैं हम लोग। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा? नागभट्ट प्रथम, लूसन के हिसाब से। लेकिन ऐसा बोला जाएगा, जब बड़े बड़े एग्जाम में जाएंगे तो स्टार्टिंग किया था किसने? हरीश चंद्र ने। फिर नागभट्ट प्रथम संस्थापक हो जाता है, किसी के कंट्रोल में नहीं होता है। वास्तविक संस्थापक बोला जाएगा तो हो जाएगा हमारा वत्सराज। वत्स्य नहीं, वत्सराज। शक्तिशाली राजा की बात की जाएगी, शक्तिशाली राजा इसमें कौन था गुर्जर प्रतिहार में? तो याद रखिएगा मिहिर भोज। शक्तिशाली राजा कौन हो जाएगा? मिहिर भोज। उपाधि कौन सा धारण किया था? तो आदि वराह की उपाधि धारण किया था। वराह मतलब बताया गया भगवान विष्णु का सुअर का रूप, शुक्र जिसको बोलते हैं, सुअर रूप का अवतार। कनौज क्या करता है? ये अपनी राजधानी बनाता है कनौज पर अधिकार करके, क्योंकि ये ज़्यादा शक्तिशाली था। कनौज पर क्या किया था? अटैक करके हरा दिया था। राष्ट्रकूट वंश के जो शासक था कौन सा? कृष्ण द्वितीय को ही हराया था। उसके बाद हम देखते हैं कि एक नागभट्ट द्वितीय आता है। तो नागभट्ट द्वितीय हार जाता है, कमजोर शासक होता है। कौन हारता है? तो कृष्ण द्वितीय। गोविंद तृतीय हराता है। कौन हराता है? गोविंद तृतीय। कृष्ण द्वितीय को ये हराता है। मिहिर भोज हराता है किसको? कृष्ण द्वितीय को। यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश के दोनों हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि त्रिपक्षीय युद्ध चल रहा था भारत में अधिकतर। वहाँ पर उस समय 3 गो शक्तिशाली वंश जो थी एक्टिव थी। और कौन कौन सा वंश? राष्ट्रकूट, पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश। और इन्हीं के शासक पारापरी से ये अधिकार करने की सोचते हैं और लड़ते हैं। क्या हो गया? चलिए आगे देखिए, महेंद्र पाल एक आता है। कौन आता है? महेंद्र पाल। ये शासक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके शासन काल में जो राज कवि था, इसके दरबार कवि था राजशेखर। कौन था? राजशेखर। कुछ बुक ऐसा लिखा है जो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, और इसीलिए इसका शासनकाल याद रखा जाता है महेंद्र पाल से ज़्यादा। किसके लिए? राजशेखर के लिए। क्योंकि कुछ बुक लिखा है कर्पूर मंजरी। कौन सा? कर्पूर मंजरी।
कर्पूर मंजरी, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सा, काव्य मीमांसा, भुवन कोश और बाल रामायण, ये चार को बुक हमेशा आता है, नोट कर लीजिएगा कहीं पर। तो काव्य मीमांसा हमेशा आता है। काव्य मीमांसा किसने लिखा था, राजशेखर। किसके दरबार में रहता था, महेंद्र पाल के। महेंद्र पाल किस वंश के शासक, तो पाल वंश नहीं मार देना है, गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर एक जाति होती है, गुज्जर, देखना है टी शर्ट पे गुज्जर मुर्दारी से करके, देखे वो गुज्जर लिखे हुए। हरियाणा पंजाब में देखना गुज्जर एक होता है। तो कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, भुवन कोश, बाल रामायण, राजशेखर की क्या है, सब बुक है। महिपाल शासक ये कौन होता है, महिपाल। महिपाल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका शासनकाल में कौन आया था, अल मसूदी। कौन आया था, अल मसूदी आया था इसके शासनकाल में। और कब आया था, तो 915 में। कब आया था, कहाँ पर था अल मसूदी, कहाँ का था, तो ईरान, ईरान के बगदाद, कैपिटल जो है बगदाद, वहाँ का ये शासक था। कौन, वहाँ का है ये इंसान था अल मसूदी। बात किया जाए कि गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन हो जाता है, क्या बताना है आपको, यशपाल, यश कुमार। देखे हो हीरो KGF देख ले बड़ी, इस क्या फिल्म देखे ली, तो यश नहीं आता है। तो यहाँ पर यशपाल क्या हो जाएगा, गुर्जर प्रतिहार का अंतिम शासक हो जाता है। फिर इसके बाद बताया जाएगा कि दिल्ली नगर की स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा तोमर वंश का जो था अनंगपाल। तोमर डायनेस्टी का राजपूत शासक जो होता है अनंगपाल, वो क्या करता है, दिल्ली की स्थापना करता है। तो ये था गुर्जर प्रतिहार वंश। करिए में सूट नहीं है करत, करिए आदमी बना रहे गोर तो ठीक लगेगा। चलिए अब गढ़वाल चुप रहो ना, अब गढ़वाल या राठौर जिसको बोलते हैं राजवंश के बारे में। दिल्ली बाबू में देखिए, चलिए तोमर राजवंश नया लूसेंट में ऐड कर दिया है, तो उसको थोड़ा देख लीजिए तोमर वंश के बारे में। अभी तोमर के अनंग पाल के बारे में पढ़ा, जिसने क्या किया था, दिल्ली का, तो तोमर वंश, इसके बारे में थोड़ा लूसेंट में ऐड कर दिया है, नया नया कुछ ऐड करता रहे। तो ये जो था ये 8वीं से 12वीं शताब्दी का शासन किया था। कब से कब तक, रह वगैरह 8वीं से 12वीं शताब्दी तक क्या किया था, इसने शासन किया था। देखिए इसमें इस वंश की जो पावर थी किस किस राज्यों में थी उस समय, किस किस राज्यों में इसका शासक था, तो दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। कौन सी, दिल्ली, हरियाणा, MP, राजस्थान। इन सब में क्या था, इसका सब वर्चस्व था इन जगहों पर। UP, दिल्ली, हरियाणा, MP, राजस्थान और UP, इन सब में क्या था हमारा, तोमर राजवंश का शासक 8वीं से 12वीं शताब्दी तक। राजा अनंगपाल के बारे में बताइए नहीं अभी, दिल्ली के स्थापना, तो संस्थापक इसका बोला जाएगा कि तोमर वंश के संस्थापक कौन था, तो अनंगपाल। क्या बोलना है आपको, अनंगपाल, आनंद नहीं, अनंगपाल। क्या बोलिएगा, अनंगपाल इस वंश के क्या हो जाएगा, संस्थापक, ठीक है। दिल्ली का प्रथम शासक बोला जाता है इसको, दिल्ली का प्रथम शासक इसको कहा जाता है। दिल्ली का प्रथम शासक किसको बोला जाता है, अनंगपाल को, या संस्थापक भी बोला जाएगा किसको, अनंगपाल को, ठीक है। आगे
अनंगपाल तोमर द्वितीय ने दिल्ली को अच्छा करवाया। यहाँ पर अनंगपाल द्वितीय ये फर्स्ट होता है, सेकंड जो होता है दिल्ली को और अच्छा बनाता है। दिल्ली को क्या करता है? अच्छा बनाता है। और उसके बाद एक स्थापना करता है किसका? लाल कोट। किसका स्थापना? लाल कोट क्या क्या करता है? स्थापना करता है। लाल कोट का दिल्ली में क्या करता है? स्थापना करता है। देखो दिल्ली के प्राचीन नाम की बात करें, दिहिलिका। क्या थी? दिहिलिका। दिहिलिका। दिल्ली का प्राचीन नाम दिहिलिका। उसकी ये स्थापना करवाता है। उस समय दिल्ली नाम नहीं था, उस समय क्या था? दिहिलिका। 12वीं शताब्दी में चौहान राजवंश पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। फिर इसके बाद चौहान राजवंश के जो पृथ्वीराज चौहान होता है, इनके बारे में आप लोग सुने होंगे। पृथ्वीराज चौहान जो होता है क्या करता है? दिल्ली पर अपना अधिकार कर लेता है। ठीक है। और एक किस वंश था? चौहान वंश। आगे पढ़िएगा पृथ्वीराज चौहान, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शक्तिशाली राजा के बारे में आप लोग पढ़िएगा। तो चौहान वंश। तो इतना था हमारा तोमर राजवंश। ठीक ना। क्या हो जाएगा? 8वीं से 12वीं शताब्दी तक इसका वर्चस्व जो है किस किस राज्यों में देखी जाती है? दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और यूपी। एमपी यूपी, दिल्ली, हरियाणा, एमपी, राजस्थान, यूपी। संस्थापक की बात किया अनंगपाल। अनंगपाल संस्थापक था किस वंश का? तोमर। कहाँ पढ़ रहा है? दिमाग जनिएगा। तोमर वंश का क्या था? ये संस्थापक था। और बोला जाता है कि दिल्ली नगर के संस्थापक भी कौन था? अनंगपाल। कौन था? अनंगपाल। और उस समय दिल्ली नहीं था, उस समय दिल्ली को क्या बोलता था? दिहिलिका। क्या बोला जाता था? दिहिलिका। इसके बाद अनंगपाल 2 आता है और दिल्ली को और थोड़ा अच्छा करता है और लाल कोट दिल्ली में बनाता है। लाल कोट का निर्माण किसने किया था दिल्ली में? अनंगपाल। तो ये था हमारा तोमर वंश। यहाँ पर तोमर वंश की क्या होती है? समाप्ति। ये छोटे छोटे कुछ राजवंश है। अब इसके बाद देखिए आगे बंद करो। चलो अब कौन सा वंश हमारा है? चाहमान या चौहान वंश जिसको बोलते हैं। चाहमान या कौन सा वंश? चौहान वंश। ठीक है। संस्थापक इसके वासुदेव। 3 गो के संस्थापक वासुदेव हो गए। नहीं, कौन कौन? चौहान वंश। और इसके पहले कोई नहीं था? चलो देखो, चौहान वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? वासुदेव। ठीक है। इस वंश का प्रारंभिक राजधानी थी अहिच्छत्र। राजधानी की बात की जाएगी अहिच्छत्र हो जाएगी इनकी राजधानी। ठीक है। बाद में अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना करके बाद में जो होता है इनकी राजधानी जो होती है कहाँ पर? अजमेर की जाती है। अजमेर बाद में कहाँ पर की जाती है? अजय राज। किसने किया था अजमेर? अजय राज द्वितीय। अजय राज सेकंड जो होता है राजधानी क्या कर देता है? अजमेर। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक की बात की जाएगी तो नाम याद रखिएगा, शक्तिशाली शासक। इस वंश का शक्तिशाली शासक की बात की जाएगी तो अर्णोराज। क्या हो जाएगी? अर्णोराज के पुत्र विग्रहराज। नाम देखिए इसका, विग्रहराज।
चतुर्थ विसल देव, विग्रहराज चतुर्थ विसल देव। नाम है और जितना बड़ा नाम है उतना ज़्यादा इसका शासन है। शक्तिशाली है, ठीक ना। बरियार बता बरियार नाम बहकर शक्तिशाली शासक विग्रहराज चतुर्थ विसल देव। शक्तिशाली राजा के नाम याद करही के नहीं खे, पूछबे ना करी, कह इतना पेपर में हटबे ना करी, ओकरा याद रख लीजिएगा, ठीक ना। विग्रहराज चतुर्थ विसल देव, ठीक है, हो गया। जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। ये जो होता है क्या करता है, हरिकेली संस्कृत नाटक, हरिकेली नाटक, हरिकेली संस्कृत नाटक जो होता है क्या करता है, इनकी रचना करता है विग्रहराज चतुर्थ विसल देव। सोमदेव विग्रहराज के राजकवि थे। सोमदेव भी इसके राजकवि थे। कौन सा राजकवि कौन हो जाएंगे इसके, सोमदेव। कौन हो जाएंगे, सोमदेव। कौन राजकवि हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, सोमदेव। इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा था। कौन सा, ललित विग्रहराज, ललित विग्रहराज, फोर्थ नहीं उतना लिखा था, ललित विग्रहराज। क्या था, एक नाटक था। क्या था, एक की रचना किए थे सोमदेव। कौन था, सोमदेव। और सोमदेवता किससे संबंधित है, सोमदेवता वनस्पति के देवता। 2.5 दिन का झोपड़ा एक नाम सुने होंगे। कौन सा, 2.5 मतलब वो कितना वाला, 2.5 दिन का झोपड़ा। एक मस्जिद है, झोपड़ी एक मस्जिद है, ठीक ना। 2.5 दिन में इसको तैयार किया गया था। कितना दिन में, एक मस्जिद है जिसको विद्यालय विद्यालय था बोला जाता है कि ये पहले क्या था, विद्यालय, जिसको बाद में मस्जिद बनाया गया था। तो इसकी शुरुआत जो है, निर्माण जो होता है, कौन करता है, विग्रहराज चतुर्थ की शासनकाल में हुआ था। जो 2.5 दिन का झोपड़ा है अभी क्या है, मस्जिद, लेकिन पहले क्या था, ये विद्यालय था। विग्रहराज पूरे के शासनकाल में होता है। पृथ्वीराज तृतीय जो हो जाएगा, अंतिम शासक हो जाएगा इसका। कौन अंतिम शासक होगा, पृथ्वीराज तृतीय वंश का क्या हो जाएगा, हमारा अंतिम शासक हो जाएगा। और पृथ्वीराज तृतीय अभी देखला नु, जयचंद की लड़की संयोगिता से क्या करता है, शादी करता है। पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में गुराज कवि था, काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था वह, चंद्रवरदायी। चंद्रवरदायी नाम याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये। चंद्रवरदायी किस शासक के राज कवि था, तो किसके राज कवि था, पृथ्वीराज तृतीय के राज कवि होता है ये, ठीक है। चंद्रवरदायी, चंद्रवरदायी, ठीक है। और बोलो, चंद्रवरदायी जो होता है, एक बुक लिखता है पृथ्वीराज रासो। कौन लिखता है, बार बार आता है एग्जाम में, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। क्या होता है, एक बुक लिखता है, मतलब पृथ्वीराज तृतीय के बारे में इसमें क्या थी, जानकारी बताता है। पृथ्वीराज तृतीय के बारे में जानकारी बताता है कौन, चंद्रवरदायी, और उसका नाम धर देता है पृथ्वीराज रासो। और बताया जाता है कि पृथ्वीराज तृतीय जो था, यहाँ पर जब अंधा हो जाता है, उसको आँख निकाल दिया जाता है, तब भी चंद्रवरदायी जो होता है इशारा करके, मतलब अपने भाषा में बोल देता है कि ऐसे
सुल्तान खड़े मार के गिराओ, कुछ बोलता है। तो ये जो होता है, इसकी आँख निकाल दी गई थी पृथ्वीराज तृतीय की, तब भी जो होता है धनुष उठाकर और मार देता है उसको। तो चंद्रवरदाई जो होता है कौन बुक लिखता है? पृथ्वीराज रासो। रणथंबोर का जैन मंदिर का शिखर जो होता है, रणथंबोर में जो जैन मंदिर का शिखर है, पृथ्वीराज तृतीय ने ही बनवाया था। तराइन के 2 युद्ध याद रखिएगा। तराइन 1191, 1194, तराइन का 2 याद रखिएगा। तराइन युद्ध काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तराइन युद्ध फर्स्ट, ये जो होता है पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच होता है। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में होता है। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में। तराइन सेकेंड युद्ध होता है 1191 में होता है ना फर्स्ट, सेकेंड 1194 में ना, 92, ठीक है, 1 साल के अंतराल पे 1192। तराइन का सेकेंड युद्ध इन्हीं के बीच में होता है और इसमें विजेता जो होता है मोहम्मद गोरी हो जाता है। कौन रहता है? मोहम्मद गोरी। लेकिन फर्स्ट जो था तराइन का युद्ध, इसमें विजेता कौन होता है? पृथ्वीराज तृतीय। तो याद रखिएगा, तराइन युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज तृतीय, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय। बोलेगा तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी और इन्हीं दोनों के बीच में होता है। तराइन का युद्ध ये से बोला जाता है फर्स्ट 1191, सेकेंड 1192। पहिलका में जो होता है पृथ्वीराज क्या कर देता है? मोहम्मद गोरी को हरा देता है, लेकिन मोहम्मद गोरी फिर से आता है और अब की बार जो होता है पृथ्वीराज को हरा देता है, आँख निकाल देता है। तो ये था हमारा चौहान या चौहान वंश। अच्छी तरीके से फिर से याद रखिएगा। संस्थापक वसुदेव, कंड वंश के भी संस्थापक वसुदेव। फिर राजधानी क्या हो जाएगी? अहिच्छित्र। अजय राज आता है द्वितीय, अजय राज द्वितीय आता है, अजय राज द्वितीय आता है और राजधानी जो होता है अजमेर बना लेता है। कौन राजधानी बनाता है? अजमेर बनाता है। शक्तिशाली शासक की बात करें तो अडोराज। कौन सा? अडोराज। अडोराज सॉरी अडोराज के पुत्र विग्रहराज फोर्थ, विग्रहराज फोर्थ विशलदेव, या विग्रहराज भी कहा जाता है फोर्थ। तो विग्रहराज फोर्थ क्या हो जाएगा? शक्तिशाली शासक। विग्रहराज जो होता है एक संस्कृत नाटक लिखता है हरि केली। ये बार बार एग्जाम में आया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हरि केली के लेखक कौन है? विग्रहराज फोर्थ, विग्रहराज फोर्थ। और इसके दरबार में वो और नाटक लिखने और लेखक थे विद्वान सोमदेव। कौन थे? सोमदेव। और इसने एक नाटक लिखा है संस्कृत में, कौन सा? ललित विग्रहराज, ललित विग्रहराज, विग्रह लास्ट में विग्रह, ठीक ना। नाट में नाटक लिखता है ललित विग्रह राज, राज नहीं ललित विग्रह, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो होता है पहले विद्यालय था, बाद में उसको कन्वर्ट किया गया किसमें? मस्जिद में। तो विग्रहराज फोर्थ जो होता है 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण का होता है विद्यालय के रूप में। यहाँ पर अंतिम सम्राट की बात की जाएगी तो अंतिम सम्राट हमारा हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय क्या हो जाएगा? हमारा अंतिम शासक हो जाएगा, अंतिम सम्राट पृथ्वीराज तृतीय। और पृथ्वीराज तृतीय की कहानी तो आप लोग जानते ही होंगे। पृथ्वीराज तृतीय जो होता है जयचंद की लड़की जो होती है संयोगिता, उनको अपहरण कर लेता है और उससे शादी करता है। फिर इसके बाद तराइन का युद्ध होता है फर्स्ट, तराइन का सेकेंड युद्ध। तराइन का फर्स्ट होता है 1191, तराइन का सेकेंड होता है 1194, 92 कहाँ से दिमाग में हमारा आ गया? 1191, 1192 1 साल के अंतराल पर होता है। पहली बार में पृथ्वीराज तृतीय जो थे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे और ये जीत जाते हैं, लेकिन मोहम्मद गोरी फिर से अटैक करता है दोबारा और इनको क्या कर देता है? दोबारा हरा देता है। बोला जाता है कि छल द्वारा पृथ्वीराज को क्या करता है? यहाँ पर हरा देता है। क्योंकि भारतीय राजाओं में थी कि ऐसे युद्ध करेंगे कि शाम हो गई तो युद्ध नहीं करेंगे, रात हो गई तो युद्ध नहीं करेंगे, हम पीछे से अटैक नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। उन लोगों में कोई नहीं था, बस हराना है तो हराना है किसी तरीके से, छल हो बल हो, कल बल छल सब लगा कर। लेकिन भारतीय राजाओं जो थे इन लोगों में कुछ नियम होते थे युद्ध के।
चलिए, तो ये था हमारा चौहान या गढ़वाल वंश। ठीक है, 3 गो राजवंश जो है समाप्त हो चुका। नहीं लिखा हो याद तो देखो। ठीक है, कहाँ तक हो गया था? चौहान वंश, चौहान वंश के अंतिम शासक पृथ्वीराज, पृथ्वीराज तृतीय, तृतीय। शादी किससे किया था? संयोगता। संयोगता किनकी बेटी थी? लेवाओ लेवा ने देखा कुकुर गोइल जयचंद के। हो, जयचंद को किसने मारा था? मोहम्मद गोरी 1194 में। किस युद्ध में? चंदावड़ के युद्ध में। किस युद्ध में? ठीक है ना, देखो ब्लिंक कर लगे तो बताना कब। गोविंद चंद्र की एक रानी होती है, कौन सी? कुमार देवी, जो धर्म चक्र जिन बिहार मंदिर के सारनाथ में मंदिर बनाती हैं। गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा? गढ़वाल वंश के पढ़ के आई हो पहले। गढ़वाल का चंद्र देव हो जाएगा। गुर्जर प्रतिहार के नागभट्ट प्रथम। लेकिन पहले बात की जाए तो हरिश्चंद्र। अब वास्तविक बोला जाएगा तो वत्सराज। नेक्स्ट, परमार वंश। क्या देखना है हमें? दिखाई दे रहा है ना? परमार वंश, ये सभी राजपूत शासकों की डायनेस्टी चल रही है। ठीक है, परमार वंश में देखिए तो इसके संस्थापक कौन हो जाएगा? उपेंद्र राज। संस्थापक कौन हो जाएगा? उपेंद्र राज। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज। राजधानी कहाँ थी? तो धारा नगरी। राजधानी की बात की जाएगी तो धारा नगरी। शक्तिशाली राजा की बात की जाएगी शक्तिशाली राजा कौन हो जाएगा? राजा भोज। कौन हो जाएगा? राजा भोज क्या हो जाएगा? शक्तिशाली राजा। भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण। भोजपुर बिहार के का हो? जिला। और ये जो होता है भोजपुर क्या करता है? झील का निर्माण करता है। भोजपुर झील का ये निर्माण करता है। नैषधीय चरित्र के लेखक श्रीहर्ष एवं देखो 2 गो बुक है, बुक याद रखिएगा। एक बुक है नैषधीय चरित्र, नैषधीय चरित्र, नैषधीय चरित्र। इसके लेखक की बात की जाएगी तो श्रीहर्ष। कौन हो जाएगा? श्रीहर्ष। एक है प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि के कौन हो जाएंगे लेखक? मेरुतुंग। मेरुतुंग। नैषधीय चरित्र के श्रीहर्ष, प्रबंध चिंतामणि के मेरुतुंग। ठीक है। राजभोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत
देखो राजा भोज जो है शक्तिशाली राजा, ये भी क्या करते हैं, बहुत सारे बुक लिखते हैं। और वो बुक जो होता है किस पर होता है, चिकित्सा पर, गणित पर, ठीक है, आधारित होता है, तो व्याकरण पर। अब इसमें एक और है 10 रूपक, ये सभी बुक है। एक और बुक है 10 रूपक। तो 10 रूपक के लेखक कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे धनंजय। कौन हो जाएंगे, धनंजय। फिर इसके बाद नव शाह संगचरित, नव शाह संगचरित, इसके जो लेखक हो जाएंगे कौन हो जाएंगे, पद्मगुप्त। कौन हो जाएंगे, पद्मगुप्त। ये सभी बुक है। नैष द्विचरित्र के श्री यश, प्रबंध चिंतामणि के मेरुतुंग, 10 रूपक के धनंजय और 9 सहस्य चरित्र के पद्मगुप्त। ये सभी जो थे वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे। जितने भी ये हैं, पद्मगुप्त, धनंजय, हलायुध, धनिक, ये सभी कहाँ थे, वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे। ये बहुत सारे बुक लिख दिए थे, कौन, राजा भोज। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता था, कविराज। क्या बोला जाता था, कविराज की उपाधि दिया गया था किसको, राजा भोज को। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, गाना सुने हो ना। तो इनको उपाधि कौन सा दिया गया था, कविराज का। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। क्या किया था इन्होंने, सरस्वती मंदिर, सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था इन्होंने, ठीक है। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खुला था और इसी में संस्कृत बताने के लिए विद्यालय भी खोल दिए थे, ठीक है। आगे देखिए, इसमें राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या एवं विद्वानों के प्रमुख केंद्र थी। इसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। इनके शासनकाल में विद्या एवं विद्वानों का राजा भोज के, देखो राजा भोज जो थे काफ़ी ज़्यादा बुक लिखते थे। ये सरस्वती मंदिर का निर्माण करवा दिए, इसमें विद्यालय बना दिए। मतलब समझ में आ रहा है कि राजा भोज के शासनकाल में यहाँ पर पढ़ाई को महत्व दिया गया था और थोड़ा बहुत धर्म का भी यहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए इनके शासनकाल को धारा नगरी विद्या एवं विद्वानों का केंद्र कहा गया था, ठीक है ना। विद्या एवं विद्वानों का केंद्र कहा गया था। सरस्वती जी, सरस्वती माता किससे संबंधित है, विद्या, ठीक है। और बहुत सारे बुक लिखते हैं, बहुत सारे इनके दरबार में राज कवि रहते थे जो बुक लिखे थे। तो इसीलिए इनको विद्या और विद्वानों की क्या कहा गया है, केंद्र कहा गया है राजा भोज को, ठीक है। इसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का, राजा भोज जो थे, चित्तौड़ एक जगह है राजस्थान में है ना, त्रिभुवन नारायण मंदिर। कौन सा मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर का ये निर्माण करवाते हैं, ठीक है। भोजपुर नगर की स्थापना जो है कौन सा किया था, राजा भोज। तो भोजपुर जो है, भोजपुर नगर की स्थापना जो है कौन कराते हैं, राजा भोज। परमार वंश के बाद तोमर वंश और उसके बाद चौहान वंश और अंततः 1297 में नसरत मलबा पर अधिकार कर लेता है। चलिए, तो इतना ही याद रखना है हमें।
परमार वंश में। परमार वंश में क्या क्या याद रखना है, तो पूछाएगा कि संस्थापक कौन थे, तो बताना है आपको उपेंद्र राज। कौन थे संस्थापक? उपेंद्र राज। बोला जाएगा राजधानी कहाँ थी इनकी, तो धारा नगरी। इनके पहले उज्जैन थी, ठीक ना। शक्तिशाली राजा पूछा जाएगा तो क्या बताना है, राजा भोज। शक्तिशाली राजा, राजा भोज। राजा भोज के कार्यक्रम बहुत सारा इसमें दिया गया है, तो भोजपुर झील का निर्माण जो होता है कौन कराता है, राजा भोज करवाता है। और सरस्वती मंदिर का निर्माण कौन करता है, राजा भोज। और उसी में विद्यालय बनाता है, संस्कृत विद्यालय, ठीक है। और ये जो होते हैं, राजा भोज को उपाधि दिया गया था कविराज की। क्या उपाधि दिया गया था, कविराज की, क्योंकि ये बहुत सारे क्या लिखे थे, बुक लिखे थे। वह बुक किस पर आधारित थी, चिकित्सा पर आधारित थी, व्याकरण, ठीक है, इस पर आधारित थी इनकी बुक। और राजस्थान में जो चित्तौड़ है, वहाँ पर त्रिभुवन नारायण मंदिर का इन्होंने क्या किया था, निर्माण किया था। और बोलेगा कि भोजपुर नगर की स्थापना किसने किया था, तो राजा भोज। अब यहाँ पर कुछ बुक दिए गए हैं, उसके लेखक दिए गए हैं, याद रखना है। नसदेह चरित्र के लेखक श्रीहर्ष, नसदेह चरित्र के लेखक श्रीहर्ष। जितने भी सारे बुक हैं सबको लिखिएगा एक बार। जितना भी एंशिएंट हिस्ट्री में बुक लिखवाया गया है सबको अच्छी तरीक़े से एक पेज पर लिख दीजिएगा। तो नसदेह चरित्र के लेखक श्रीहर्ष, प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग, 10 रूपक के धनंजय, 10 रूपक के धनंजय, 9 संघ चरित्र के लेखक पद्मगुप्त, पद्मगुप्त। ये हो जाएंगे लेखक और बुक। और ये था हमारा परमार वंश। बंद करो, मिटाओ। चलो आगे, परमार वंश खत्म। अब चंदेल वंश है। कौन सा वंश, चंदेल वंश। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर बसता है कौन सा, चंदेल वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद कौन होता है हमारा, चंदेल वंश कमज़ोर हो गया था तो ये उत्पन्न होता है। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम की बात की जाए तो जोजाक भुक्ति था। और इसके संस्थापक की बात की जाएगी तो नानुक। इसके संस्थापक कौन हो जाएगा, नानुक। कौन हो जाएगा, नानुक, ठीक है। बुंदेलखंड की धरती पर बसा था तो बुंदेलखंड का याद रखिएगा नाम। बुंदेलखंड का नाम याद रखिएगा, जेजाक भुक्ति। जेजाक भुक्ति, जेजाक भुक्ति। संस्थापक नानुक हो जाएगा। राजधानी खजुराहो। राजधानी क्या हो जाएगी, खजुराहो। प्रारंभ में इसकी राजधानी कलिंजर या मोहबा थी। स्टार्टिंग में इनकी राजधानी क्या थी, मोहबा। तो स्टार्टिंग में राजधानी कहाँ थी, मोहबा। राजा धंग जो होता है अपनी राजधानी कहाँ बनाता है, कलिंजर से खजुराहो, ठीक है। मोहबा या कलिंजर भी से बोला जाता था, मोहबा या कलिंजर। और यहाँ से जो है राजधानी खजुराहो कौन बनाता है, राजा धंग। कौन सा राजा, धंग। कलिंजर से खजुराहो, कलिंजर का पूरा नाम था मोहबा, मोहबा, ठीक है। चंदेल का प्रथम स्वतंत्र प्रतापी राजा की बात की जाए, स्वतंत्र एवं प्रतापी
राजा यशोवर्मन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? यशोवर्मन। यशोवर्मन हो जाएगा। ठीक है, यशोवर्मन जो होता है कनौज पर आक्रमण करके, ये जो होता है कनौज पर अटैक करता है। किस पर? जिस पर गुर्जर प्रतिहार वंश का उस समय शासन चल रहा था, और उसके राजा जो था उस समय देवपाल था। कौन था? और इसको क्या कर देता है? ये हरा देता है। ठीक है, और इससे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? भगवान विष्णु की प्रतिमा। ठीक है, जिसे खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित करता है। और खजुराहो के कहाँ पर स्थापित करता है? विष्णु मंदिर में। खजुराहो के जो विष्णु मंदिर होता है उनमें इस मूर्ति को स्थापित कर देता है। तो प्रतापी राजा कौन हो जाएगा? यशोवर्मन। जीन जो है यहाँ पर धंग जो है, राजा धंग, अभी देखे कौन सा राजा धंग जो था, यहाँ पर क्या क्या करता है? तो जीनानाथ, दीनानाथ नहीं, जीनानाथ, जीनानाथ हो जाएगा, विश्वनाथ हो जाएगा। कौन हो जाएगा? विश्वनाथ। एक और हो जाएगा वैद्यनाथ। क्या हो जाएगा? वैद्यनाथ। इन सब मंदिर का क्या करता है? ये निर्माण करता है। ये सारा क्या है? हमारा मंदिर है। ये सभी क्या है? आपका मंदिर। तो राजा धंग जो होता है जीनानाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कर देता है। इसके पहले याद रखिएगा कलिंजर यानी महोबा से राजधानी को कहाँ स्थानांतरित करता है? ये खजुराहो में। और अंत में हाँ, एक और छूट गया है, कंदरिया महादेव का मंदिर। कौन सा? कंदरिया महादेव मंदिर जो है ये राजा धंग ही बनाता है। इतना सारा मंदिर बना देता है और अंत में गंगा जमुना के संगम पर, कहाँ पर? गंगा यमुना के संगम पर ये अपना प्राण जो होता है शिव की आराधना करते हुए त्याग देता है। किसका आराधना? शिव का आराधना करते हुए अपने प्राण को त्याग देता है। चंदेल शासक विद्याधर, एक और शासक जिसे ये हराया था ना, यशोवर्मन ने हराया था। किसको? देवपाल को। गुर्जर प्रतिहार का था ये देवपाल। और एक और आता है राजा हमारा इस वंश में, कौन सा? तो विद्याधर। याद रखिएगा उस राजा का नाम हमारा कौन सा है? विद्याधर। कौन सा? विद्याधर ने कनौज के शासक जो होता है, गुर्जर प्रतिहार के शासक राजपाल त्रिलोचन पाल, याद रखिएगा त्रिलोचन पाल, नाम इसमें नहीं दिया गया है, त्रिलोचन, इसकी जो है हत्या कर देता है। विद्याधर किसकी हत्या कर देता है? त्रिलोचन पाल। ये क्या था? कनौज के गुर्जर प्रतिहार के राज्यपाल। क्यों किया था? क्योंकि महमूद का आक्रमण का सामना किए बिना ये त्रिलोचन पाल जो था, महमूद गजनबी उस समय भारत पर अटैक कर रहा था। ठीक है, महमूद गजनबी विदेशी आक्रमणकारी भारत पर अटैक कर रहा था और ये कनौज के शासक जो ये था त्रिलोचन पालवा, ये जो था उसका विरोध नहीं किया। अब बोल दिया राजा हम रघुए बानी। तब यहाँ पर विद्याधर जो होता है उसकी क्या कर देता है? हत्या कर देता है कि चल हट, गधा 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 के शासक की जरूरत भारत में नहीं है। ठीक है, क्या कर देता है? उसकी हत्या कर देता है। विद्याधर ही अकेले भारतीय नरेश था जिसने मोहम्मद गजनवी के विरोध किया आक्रमण का। ठीक ना, उसका विरोध किया, यानी विरोध मतलब उसके जो अटैक करा था तो ये अपने सेना को भी लेकर गया लड़ने के लिए उसके साथ। ठीक है, चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राजसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्र, देखिए कीर्तिवर्मन
इसमें एक और शासक होते हैं चंदेल वंश में, कौन होते हैं? कृतिवर्मन। याद रखिएगा, कृतिवर्मन। तो कृतिवर्मन के शासक काल में एक होता है कौन सा? कृष्ण मिश्र। कृष्ण मिश्र। और ये जो है एक बुक लिखते हैं प्रबोध चंद्रोदय। प्रबोध चंद्रोदय, ठीक ना, ये बुक लिखते हैं। ठीक है, इन्होंने मोहबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण किया था। कौन सा? कीर्तिवर्मन जो है मोहबा के समीप जो होता है, क्या करते हैं? कीर्ति सागर। कृतिवर्मन क्या करते हैं? अपने नाम से कीर्ति सागर, जो कि कहाँ पर? मोहबा। वही मोहबा मतलब कलिंजर, ठीक ना, उसमें क्या करते हैं? एक झील का निर्माण करवाते हैं, जलाशय। आल्हा उदल बार बार सुनते होंगे, एक गाना टाइप का बनता है आल्हा उदल। ये जो थे दो प्रमुख सेनापति था, काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली थे ये आल्हा और उदल। ये दो सेनानायक जो थे किसके दरबार में रहते थे? तो याद रखिएगा, परम दिदेव। परम देव के दरबार में ये रहते थे। और ये आल्हा उदल जो है किनके साथ युद्ध करते समय अपनी जान को गंवा देते हैं? तो याद रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध होता है। और इस युद्ध में जो है आल्हा उदल अपनी प्राण को क्या कर देते हैं? त्याग देते हैं, मतलब इनकी हत्या कर दी जाती है पृथ्वीराज चौहान द्वारा। चंदेल वंश का अंतिम बोला जाएगा तो वही शासक था कौन? परम दिदेव। ये क्या था? अंतिम शासक हो जाता है हमारा परम दिदेव, ठीक है। और ये क्यों हो जाता है कि उस समय 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक, कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक अटैक करता है। गुलाम वंश पढ़िएगा आगे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक उसमें आएगा, संस्थापक होता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक अटैक करता है तो परम दिदेव जो होता है उसके अधीनता को क्या कर लेता है? स्वीकार कर लेता है। और इसी से गुस्सा होकर इसका एक सेनापति जो होता है इसकी हत्या कर देता है। मंत्री जो होता है अजय देव। कौन? अजय देव। याद रखिए, अजय देवगन। इसका मंत्री कौन होता है? अजय देव। और परम दिदेव को क्या कर देता है? हत्या कर देता है। क्यों हत्या करता है? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार किया था। चलिए थोड़ा फिर से समझ लेते हैं चंदेल वंश। तो चंदेल वंश के अगर पूछे जाएगा संस्थापक कौन था? ननुक। कौन हो जाएगा? ननुक। पहले इन लोगों की राजधानी कहाँ थी? कलिंजर, जिसको महोबा कहा जाता था। कलिंजर यानी महोबा कहा जाता था। लेकिन राजा धंग, कौन होता है? राजा धंग। ये जो होता है कलिंजर से राजधानी अपना कहाँ पर लाता है? खजुराहो। खजुराहो कहाँ पर? खजुराहो का मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, एमपी, ठीक है। तो धंग कलिंजर से राजधानी कहाँ पर लाता है? अपनी खजुराहो में। अब स्वतंत्र और प्रतापी राजा की बात की जाएगी चंदेल शासक के, तो कौन हो जाएगा? यशोवर्मन। और इसके पहले वाला कौन सा वंश चल रहा था? परमार वंश। और परमान वंश के पूछा जाएगा सब प्रतापी या शक्तिशाली राजा, तो सब रिवर्स तनिमुन डाला था, बस दिमाग डिस्टर्ब, खत्म। तू रहे बताओ, अभी ने गधा पढ़ा है राजा भोज। इसमें शक्तिशाली राजा कौन हो जाएगा? यशोवर्मन। ये जो होते हैं कनौज पर क्या करते हैं? अटैक करते हैं। और कनौज पर अटैक करके देवपाल की क्या कर देते हैं? हरा देते हैं। और देवपाल जो होता है किस वंश से संबंधित है? तो गुर्जर
प्रतिहार वंश से, और वहाँ से क्या लेते हैं, विष्णु जी की मूर्ति, क्या लेते हैं वो, विष्णु जी की मूर्ति, और वो कहाँ पर स्थापित की जाती है, कहाँ पर स्थापित की जाती है, तो खजुराहो के जो विष्णु मंदिर होता है उसमें स्थापित कर देते हैं। फिर राजा धंग काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंट है चंदेल शासक में, कौन सा, राजा धंग। तो राजा धंग ने कौन कौन से मंदिर, तो याद रखिए, जीनानाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ और कंदरिया महादेव, ठीक है, जीनानाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ, कंदरिया महादेव। मतलब ये जो था भगवान शिव की आराधना में बिल्कुल विलीन था। जितने भी मंदिर है किसके संबंधित है, भगवान शिव से। और अंत में ये शिव जी की उपासना करते हुए ही गंगा यमुना के समीप जो होता है संगम पर, ये अपने प्राणों को त्याग देता है। समझ में आगे देखिए, तो अगला शासक एक होता है विद्याधर। कौन होता है, विद्याधर। ये जो होता है त्रिलोचन पाल, कनौज के जो शासक होते हैं उनको क्या कर देता है, राजपाल की हत्या कर देता है, त्रिलोचन पाल, ठीक है। नेक्स्ट कीर्तिवर्मन एक शासक आता है हमारा, चंदेल शासक में कौन सा, कीर्तिवर्मन। यशोवर्मन आता है शक्तिशाली, फिर आता है हमारा कीर्तिवर्मन। तो ये जो होता है कृष्ण, इनके दरबार में कौन आता था, कृष्ण मिश्र। और ये जो होता है प्रबोध चंद्रोदय की रचना करता है, बुक है ये, कौन सा, प्रबोध चंद्रोदय। ये हमारा बुक का क्या करता है, रचना करता है, कौन सा, कृष्ण मिश्र। किसके दरबार में रहता था, कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन एक जो होता है जलाशय का निर्माण करता है, कौन सा जलाशय, कृति सागर। कृति सागर कहाँ पर है, कलिंजर में। अलाउदल, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अलाउदल किसके दरबार में रहते थे, तो याद रखिएगा कृति परमादिदेव, परमादिदेव के दरबार में कौन रहते थे, अलाउदल। अलाउदल काफ़ी शक्तिशाली दो सेनापति थे, ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान की जब भी इतिहास लिखा जाता है तो अलाउदल का जिक्र किया जाता है। तो अलाउदल किनके दरबार में रहते थे, तो परमादिदेव के दरबार में। इनके दरबार में, परमादिदेव के दरबार में रहते थे। अलाउदल को मार दिया जाता है, कौन मार देता है, पृथ्वीराज चौहान, जब युद्ध होता है तो। और ये जो होता है परमादिदेव जो होता है, इस पर अटैक जब करता है कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक जब अटैक करता है तो परमादिदेव जो होता है उसके अधीनता को क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। और जब इसके अधीनता को स्वीकार कर लेता है, इसी से एक जो होता है इसका मंत्री, कौन सा, अजय देव। कौन सा, अजय देव। ये जो होता है दिमाग इसका डिस्टर्ब होता है कि कैसे उसके अधीनता को तुम स्वीकार कर लिया, और ये जो होता है अटैक करके परमादिदेव को क्या कर देता है, मार देता है। तो ये था हमारा चंदेल वंश। चलो बेटा, चलिए आगे। सोलंकी वंश था ना, सोलंकी वंश, गुजरात के चालुक्य शासक। आगे हमारा हो गया ये सोलंकी वंश। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम। संस्थापक कौन हो जाएगा, मूलराज प्रथम क्या हो जाएगा हमारा, संस्थापक सोलंकी वंश के, ठीक है। इसकी राजधानी की बात की जाए तो अहिनलवाड़। अहिनवाड़ क्या हो जाएगी इसकी राजधानी। ये जो था शैव धर्म को मानता था। शैव धर्म समझ में आ रहा है ना, शिव जी का उपासक था, शैव धर्म को मानता था। भीम प्रथम के शासन काल में मोहम्मद गजनवी, इसके बाद आता है एक भीम प्रथम, ठीक है। फर्स्ट ये राजा हो गया, इसके बाद सेकेंड राजा के बात करेंगे तो भीम प्रथम, भीम प्रथम, ठीक है। और भीम प्रथम के शासन काल में ही जो होता है कौन अटैक करता है, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जो होता है अटैक करता है,
ठीक है, किस पर? सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर पर क्या करते हैं? महमूद गजनवी अटैक करता है। बताया जाता है कि 27 बार महमूद गजनवी जो होता है क्या करता है? अटैक। क्या हो गई? 27 बार महमूद गजनवी बताया जाता है कि बहुत बार जो है भारत पर अटैक किया था। ये महमूद गजनवी आता था, लूट के चला जाता था। भीम प्रथम के सामंत बिमल ने आबू, इनके भीम प्रथम के सामंत थे, मतलब इनके शासनकाल में बिमल, कौन? बिमल आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर। बिमल जो होते हैं दिलवाड़ा, जैन मंदिर का जो होता है क्या करते हैं? निर्माण करवाते हैं। ठीक है, बिमल भीम प्रथम के क्या होते हैं? सामंत, मतलब शासक यही थे। इनको अधिकार करके दे दिया जाता था कि आप भी शासन चलाइए, लेकिन मेन किरदार कौन था? भीम प्रथम निभाता था। सोलंकी वंश का शक्तिशाली राजा की बात की जाएगी, इसके 3rd नंबर की बात की जाएगी तो शक्तिशाली राजा कौन सा? शक्तिशाली राजा की बात की जाएगी तो ये हो जाएगा कौन सा? जय सिंह। कौन हो जाएगा? जय सिंह सिद्धराज। जय सिंह सिद्धराज जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? शक्तिशाली राजा हो जाएगा। हेमचंद्र जो था, हेमचंद्र किसके दरबार में रहता था? तो जैन विद्वान थे हेमचंद्र। क्या थे ये? जैन धर्म के विद्वान, जैन धर्म के विद्वान थे। कौन? हमारे हेमचंद्र। किसके दरबार में रहते थे? जय सिंह सिद्धराज के दरबार में रहते थे। यहाँ पर माउंट आबू, जो माउंट आबू पर्वत पर बनाया गया था दिलवाड़ा का जैन मंदिर, बिमल ने बनाया था, ठीक ना? वहीं पर जो होता है कौन? जय सिंह सिद्धराज जो होते हैं क्या करते हैं? सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के, यहाँ पर जय सिंह सिद्धराज में 7 पूर्वजों के गजारोही मूर्तियों की स्थापना करते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आगे देखिए। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण जो होता है ये सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ है। और सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जय सिंह सिद्धराज जो होता है सिद्धपुर में रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण करता है। रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण जो होता है कौन करता है? हमारा जय सिंह करता है। ठीक है, सोलंकी शासक कुमार जैन, यहाँ पर देखिए मोढेरा का सूर्य मंदिर जो याद रखिएगा, मोढेरा, एक है ढोलेरा गुजरात का न्यूनतम शहर, तो मोढेरा के सूर्य मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण जो होता है ये सोलंकी वंश के शासकों के द्वारा ही होता है, सोलंकी शासक द्वारा ही होता है। ठीक है, सब बारी बारी से कुछ कुछ करवाता था क्योंकि किसी एक का इसमें योगदान नहीं था। उस राजा ज़्यादा राजा योगदान होगा इसलिए नाम नहीं दिया गया। सोलंकी शासक कुमारपाल, एक और याद रखिएगा कुमारपाल। कौन शासक? कुमारपाल। ये जो था जैन धर्म का मानने वाला था। देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पर ये शैव धर्म का मूल राज प्रथम मान रहा था, लेकिन कुमारपाल जो है यहाँ पर कौन धर्म चेंज कर दिया और कौन किस धर्म में आ गया? जैन धर्म। ठीक है,
जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में कुमारपाल को जाना जाता है। अंतिम जो संरक्षण दे रहा था जैन धर्म को, अंतिम राजा जो होता है कौन होता है? कुमारपाल। सोलंकी वंश का अंतिम पूछा जाएगा तो राजा कौन था? तो भीम द्वितीय। भीम द्वितीय। भीम द्वितीय जो हो जाएगा ये हमारा अंतिम शासक हो जाएगा। अंतिम शासक भीम द्वितीय हो जाएगा। भीम सेकेंड के एक सामंत लवण प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की, इसी के एक सामंत, सामंत मतलब समझ में आ रहा है ना, मतलब जिस पर इस राजा ने अटैक करके उस राज को जीत लिया और किसी दूसरे को दे दिया कि जाओ तुम राज करो, ये होता है सामंत। जैसे मैं यहाँ पर हूँ, जाके बसौनी को जीत लिया और फिर करना को इसको बोल दिया कि जाओ तुम वहाँ प्रशासन करना, तो ये मेरा क्या हो गया? सामंत। ठीक है, तो भीम द्वितीय के सामंत था कौन? लवण प्रसाद। याद रखिएगा, लवण प्रसाद। और ये बघेल वंश का स्थापना करता है। कौन सा वंश? बघेल वंश का स्थापना करता है। बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। बघेल वंश के बारे में देख लीजिएगा, संस्थापक कौन हो जाएगा? लवण प्रसाद। क्या हो जाएगा? लवण प्रसाद। किसके शासनकाल? भीम द्वितीय के सामंत था ये। ठीक है, और अंतिम बोला जाएगा बघेल वंश का। और गुजरात का अंतिम हिंदू शासक की बात की जाएगी तो कर्ण सेकेंड। याद रखिएगा, कर्ण सेकेंड। ये क्या हो जाएगा? लवण प्रसाद स्थापना करेगा बघेल वंश के गुजरात में, और इसका अंतिम कौन हो जाएगा? कर्ण द्वितीय। इसने अलाउद्दीन खिलजी के सेनाओं का क्या किया था? मुकाबला किया था। कर्ण सेकेंड जो है क्या किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो होता है अटैक करता है और उसकी सेनाओं का ये सामना करता है कर्ण सेकेंड। तो ये हमारा सोलंकी वंश। फिर से एक बार देख लीजिए, अच्छी तरीके से रिवीज कर लीजिए। तो ये सोलंकी वंश के पूछे गया संस्थापक कौन था? तो क्या आपको बताना है? मूलराज प्रथम। मूलराज प्रथम। हेजा अखबार रखो, अखबार निकाल दो बहरी। मूलराज प्रथम क्या हो जाएगा? सोलंकी वंश के संस्थापक हो जाएगा। राजधानी बोला जाएगा तो अहिनवाड़। अहिनवाड़। शैव धर्म को मानता था। मूलराज प्रथम कौन सा धर्म? शैव धर्म को। शिव जी का उपासक था। फिर इसके बाद सेकंड हम बात करते हैं, ऐसे 1 2 सेकंड ऐसे बारी बारी से नहीं आ रहा है। बहुत से राजाओं को स्किप किया गया है क्योंकि उनका योगदान इतना ज़्यादा नहीं है और इतना ज़्यादा क्वेश्चन उनसे नहीं बनता है, ठीक ना। तो लूसेंट के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं सभी राजाओं को। तो मूलराज प्रथम हो गया। शैव धर्म मानता था, राजधानी इसकी अहिलवाड़ थी। फिर इसके बाद हमारा भीम प्रथम कौन आता है? भीम प्रथम। भीम प्रथम जो होता है इसके समय में मोहम्मद गजनवी जो होता है सोमनाथ मंदिर पर क्या करता है? आक्रमण करता है। इसके सामंत था कौन? बिमल। कौन था? बिमल। और माउंट आबू पर ये जो होता है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। पूछा गया कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बिमल। और बिमल किसके सामंत था? भीम प्रथम के। भीम प्रथम के क्या था? ये सामंत था, ठीक ना। शक्तिशाली क्या तो बोले ना, दिलवाड़ा जैन मंदिर का स्थापना किया था, निर्माण किया था। शक्तिशाली राजा की बात की जाएगी सोलंकी वंश में तो कौन सा हो जाएगा? जय सिंह सिद्धराज। जय सिंह सिद्धराज शक्तिशाली राजा हो जाएगा किसका? सोलंकी वंश का। और जय सिंह सिद्धराज जो होता है रुद्र महाकाल का मंदिर, रुद्र महाकाल का मंदिर का निर्माण करता है। फिर इसके दरबार में एक होता है हेमचंद्र। और हेमचंद्र जो था क्या था? जैन विद्वान था, जैन धर्म को जानने वाला, ठीक है। और फिर एक कुमारपाल आता है। तो कुमारपाल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कुमारपाल जो होता है क्या होता है? जैन धर्म को मानने वाला। और बताया जाता है कि जैन धर्म को संरक्षण और जैन धर्म को राजा प्रवर्तक के रूप में अंतिम ये राजा था कौन? कुमारपाल। एक कुमार गुप्त होता है जो नालंदा विश्वविद्यालय का, दिमाग में रख लीजिएगा। अब भीम द्वितीय जो होता है ये क्या होता है? अंतिम सोलंकी वंश का शासक। पूछा जाएगा सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय। और इसके एक सामंत था लवण प्रसाद। कौन था? लवण प्रसाद। और वो जो होता है
बघेल वंश की स्थापना करता है। कौन सा वंश? बघेल वंश। और बघेल वंश का अंतिम बोला जाएगा कि शासक कौन था? कर्ण द्वितीय। और कर्ण द्वितीय के समय में अलाउद्दीन खिलजी की सेना जो था अटैक किया था इस पर और इसका सामना किया था कौन? कर्ण द्वितीय। बस ये था हमारा सोलंकी वंश और 2 लाइन में हो गया हमारा बघेल वंश। संस्थापक पूछेगा लवण प्रसाद। बघेल वंश कहाँ एक्टिव थी? तो गुजरात में। अंतिम पूछेगा तो कर्ण द्वितीय किसकी सेनाओं का सामना किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश में देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ठीक है, तो ये सोलंकी वंश हमारा समाप्त। ये कलचुरी या चेदी राजवंश बाकी है। अब कलचुरी चेदी राजवंश, ठीक है। कलचुरी चेदी राजवंश, ठीक है। बोले जाएगा तो संस्थापक इसके कौन थे? संस्थापक, तो संस्थापक कौन हो जाएंगे? कोकल। याद रखिएगा संस्थापक कौन हो जाएंगे? कोकल। और राजधानी त्रिपुरी। याद हो जाए राजधानी पूरी, त्रिपुरी। कलछुल से क्या करेगा बा? पूरी छाने के बाद कलचुरी के त्रिपुरी, ठीक है। कलचुरी वंश का शक्तिशाली बोलेगा राजा, शक्तिशाली राजा बोले जाएगा तो कौन सा बताना है आपको? गंगेय देव। गंगेय देव क्या हो जाएगा? शक्तिशाली राजा हो जाएगा, जिसने विक्रमादित्य का उपाधि बताया गया। विक्रमादित्य 14 गो राजा को दिया गया था उपाधि। तो विक्रमादित्य अंतिम हो जाएगा हेमचंद्र, हेमू। तो विक्रमादित्य क्या क्या किया था इन्होंने? उपाधि धारण किया था। कौन? गंगदेव। रुको इंक डाल के बंद करो तो इसको। शक्तिशाली, ठीक है, शक्तिशाली राजा कौन हो जाएगा? गंगेय देव। विक्रमादित्य क्या उन्होंने क्या किया था? उपाधि धारण किया था। स्वर्ण सिक्का खत्म हो गया था तो फिर से स्टार्ट यहाँ पर कौन करते हैं? कुछ स्वर्ण सिक्का जो होता है गंगदेव जो होता है स्टार्ट करता है, ठीक है। महान शासक की बात की जाएगी कलचुरी राजवंश में तो कर्णदेव। शक्तिशाली तो गंगदेव हो ही गया फिर सा। अब सबसे महान शासक यहाँ में बोल रहा है, तीनों शक्तिशाली एक अलग हो गया और एक और बोल रहा है कौन सा? सबसे महान शासक कौन हो जाएगा? कर्ण, क्या हो जाएगा? कर्णदेव। कौन हो जाएगा? कर्णदेव। कौन हो जाएगा? कर्णदेव। जिसने ये जो था, क्यों इसको महान बोला जाएगा? क्योंकि ये कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। किस पर प्राप्त किया था? कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। कलिंग पर जो है विजय प्राप्त करता है और उपाधि धारण करता है कौन सा? त्रिकलिंगधिपति। त्रिकलिंग धिपति। त्रिकलिंग धिपति की जो है उपाधि धारण कर लेता है ये। कहे कि कलिंग को क्या किया था? ये विजय प्राप्त किया था। कलिंग कहाँ पर? उड़ीसा। और इसी कलिंग पर अटैक करके कौन राजा जो था सब युद्ध छोड़ दिया था? अशोक। कलिंगधिपति। प्रसिद्ध कवि की बात की जाए तो राजशेखर, ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध कवि है। कौन सा? राजशेखर। राजशेखर जो है किसके दरबार में रहते थे? तो कलचुरी राजवंश के। किसके? कलचुरी राजवंश के क्या थे? ये दरबार में रहते थे। एक और छोटा सा हमारा है सिसोदिया वंश। इसी में देख लीजिए
सिसोदिया वंश। कौन सा? सिसोदिया वंश। ये अंतिम राजपूत शासक है हमारा। क्या हो गया? बाकी उसमें और क्या दिया कुछ? सिसोदिया वंश। तो सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे। क्या बोलते थे अपने आप को? सूर्यवंशी। एक मूवी भी है, अमिताभ बच्चन का शायद है ना, सूर्यवंशी। अपने आप को क्या बोलते थे? सूर्यवंशी। ये कहाँ पर शासन करते थे? तो मेवाड़ पर। शासन कहाँ पर? मेवाड़, वहीं राजस्थान की तरफ, राजस्थान, ठीक ना। इनकी राजधानी की बात की जाएगी तो चित्तौड़गढ़। इनकी जो है राजधानी कहाँ हो जाएगी? चित्तौड़गढ़। कहाँ हो जाएगी? चित्तौड़गढ़, ठीक है। अपनी विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा। विजय स्तंभ का बोलेगा निर्माण किसने करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण जो होता है राणा कुंभा करवाता है। कौन? राणा कुंभा जो होता है विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है चित्तौड़ में। और एक और याद रखिएगा अंत में, खतौली का युद्ध। कौन सा युद्ध? दिखाई दे रहा है उसमें, देखो, खतौली का युद्ध। तो खतौली का युद्ध जो है याद रखिएगा राणा संगा और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। राणा संगा, संगा ने विष दिया, राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया, गाना है ना। इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी और राणा संगा के बीच कौन होता है? खतौली का युद्ध। याद रखिएगा 15/3/18। कब होता है? 1500। तो ये था हमारा राजपूत वंश। सभी जो है यहाँ पर समाप्त होता है। और इसी के साथ लूसेंट का जो है हमारा एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास समाप्त होता है। देख लीजिए एक बार फिर से। कलचुरी या चेदी राजवंश के संस्थापक बोला जाएगा तो कोकल। कौन हो जाएगा? कोकल। राजधानी क्या हो जाएगी? त्रिपुरी। राजधानी क्या हो जाएगी? त्रिपुरी। शक्तिशाली शासक गंगेदेव। और उसने कौन सा उपाय धारण किया था? विक्रमादित्य। और कुछ स्वर्ण सिक्का समाप्त हो गया था तो कुछ स्वर्ण सिक्का जो होता है गंगेदेव जो होता है जारी करता है। सबसे महान शासक इसमें बोला जाएगा तो कर्णदेव। कौन सा? कर्णदेव। क्यों ये महान शासक इसको बोला गया? क्योंकि ये कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। और कलिंग पर विजय जब प्राप्त किया था तो बताया जाता है कहीं पर भी जो अटैक करके विजय प्राप्त करता था उसके लिए एक उपाय धारण कर लेता था। तो कौन सा उपाय धारण करता है? त्रिकलिंगधिपति। कलिंग पर अटैक करके जीत लिया तो त्रिकलिंगधिपति का उपाधि धारण करता है कौन? कर्णदेव। किस वंश से संबंधित है? कलचुरी या चेदी राजवंश। राजशेखर एक कवि होता है, किस वंश में रहता है? तो चेदी या कलचुरी राजवंश में, याद रखिएगा। फिर उसके बाद आता है हमारा सिसोदिया वंश। ये अपने आप को क्या बोलते थे? सूर्यवंशी। क्या बोलते थे? सूर्यवंशी। सिसोदिया सूर्यवंशी, सिसोदिया सूर्यवंशी, याद रखिएगा। शासन तो ये अपना शासन जो था कहाँ पर? मेवाड़ में। इनकी राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़ या चित्तौड़गढ़। और विजय स्तंभ, अपने विजय के उपलक्ष्य में क्या करते हैं? विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है कौन? राणा कुंभा। राणा कुंभा। और एक युद्ध याद रखिएगा कि 1518 में होता है एक खतौली का युद्ध, इब्राहिम लोदी और राणा संगा के बीच में। राणा संगा और इब्राहिम लोदी के बीच में कौन सा युद्ध? खतौली का युद्ध। कब होता है? 1500 1518 में खतौली का युद्ध होता है। तो ये जो होता है यहीं से हमारा राजपूत वंश जितने भी हैं समाप्त होते हैं। और इसी के साथ हमारा प्राचीन इतिहास में लूसेंट के हिसाब से समाप्त होता है। क्या बोल तो रहा है? तो अब कल से हम लोग मध्यकालीन इतिहास के बारे में भारत के पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद आधुनिक इतिहास। और साइंस रोज रोज छूट रहा है तो कल से साइंस भी स्टार्ट होगा। चलिए बंद कीजिए पीछे से सब। पहले तो कल रुको, पहले सेट करो।
कल जो होगा पहले जितना भी पढ़ाया गया है, रिवीजन होता है ना, तो कंप्लीट रिवीजन होगा स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत, और ये जो कुछ दिन सब पढ़ाया जा रहा है इसका कंप्लीट रिवीजन कल होगा। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक ना। स्टार्टिंग वाला कुछ कम पूछा जाएगा, लेकिन अभी जो 3 दिन 4 दिन से चला हुआ है सबका अच्छी तरीके से रिवीजन कल होगा। और इसके बाद सोमवार से हम लोग करेंगे मध्यकालीन भारत स्टार्ट।